चलिए गाइस, सो गाइस वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है आपका 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके दोनों एग्जाम्स में मींस दोनों एग्जाम्स का मतलब है कि जैसे आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए और सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम अब 2 महीने बाद होने वाले हैं उनके एग्जाम के लिए क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। हर बार की फ्रीक्वेंसी है, दो क्वेश्चंस आपसे इस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। एटलीस्ट आपका ये चैप्टर जो है 5th to 8 नंबर यानी 5 से लेकर 8 नंबर तक का रेंज रखता है ये आने का, यानी कि इसका जो वेटेज है 5 से 8 नंबर के बीच का होता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आज चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं बिना किसी रुकावट के। आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो शुरू करते हैं टॉपिक को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज होती है, क्योंकि कुछ बच्चों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कॉन्सेप्चुअली छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हमको क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। हो सकता है वो बच्चों के थोड़े बहुत वीक हो, तो मैं इसको बहुत ही जीरो लेवल से और आपकी क्लास 10th लेवल तक का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक क्या चीज है ये। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर पढ़ते हैं, ये क्लास 9th में सिखाया जाता है हमको। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, क्या होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। बेसिकली इसकी जरूरत हमको क्लास 10th के जितने भी क्वेश्चंस है हमारे 10th क्लास जिस टॉपिक से रिगार्डिंग हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें इसका कहीं पर भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं हम कि हमको एक फिगर बनाना होगा और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले होंगे। ऐसा कोई भी यूज नहीं करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से पूरा टॉपिक ऐसे खत्म कर देंगे जैसे आप ये समझोगे कि आप अगर पहली बार भी पढ़ने बैठे हो तो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको टॉपिक से। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को बिना देखे नहीं जाइएगा कि ऐसा करके कि स्किप करके आगे की और जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियरिटी में नहीं समझ में आएगा। आपको उसको पूरा ठीक से समझने के लिए धीरे धीरे समझते हुए चलना और पूरा वीडियो को कंप्लीट देख कर जाना है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आई एम श्योर कि आप 100% इससे अच्छे तरीके से समझ पाओगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, देखिए ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय तल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में कार्तीय तल। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, इस इधर x की वैल्यू प्लस की होती है, इधर y की x की वैल्यू माइनस की, इधर x की वैल्यू प्लस की और इधर y की वैल्यू माइनस की होती है। इस वाले पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मींस मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, अगर हमको कोई भी पॉइंट अगर कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो हमको उसको किस फॉर्मेट में लिखना होता है, x, y वाली फॉर्मेट में। ये ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको कि y को पहले लिख दे कि x को बाद में लिख दे। हमको लिखना ही पड़ेगा कि x को पहले लिखेंगे y को बाद में लिखेंगे। x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। इस फॉर्मेशन में हमको कोई भी पॉइंट अगर हमको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, उसकी पोजीशन बतानी है कि वो कहां पर है, तो आपको कंफर्म है कि आपको x का वैल्यू पहले लिखना होगा, y का वैल्यू पीछे लिखना होगा। ये पक्की इसी तरीके से इसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, x को बोलते हैं एब्सिसा, चलिए ठीक है लिख देता हूं। और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं आप कोटि। बेसिकली इसको आपको कोई नहीं पूछेगा भुज क्या है और कोटि क्या है, नॉर्मल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बता रहा हूं मैं आपको। ये x होता है, ये y होता है, इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिक फॉर्मेशन की मूल। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है, आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि ऑर्डिनेट्स यानी 0, 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, 0, 0 आपके मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा समझ लिया हमने। थोड़ा सा समझने के बाद इससे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।
इस टॉपिक में हमको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला हमारे ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल चैप्टर नंबर 7 और 3 फॉर्मूलों में से आपका बोनस पॉइंट है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड के जिनके 2 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए बोनस पॉइंट ये है कि उनको सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, तीसरा फॉर्मूला उनको नहीं पढ़ना, उनके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, इसको सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं। और जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिनको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जिनके एग्जाम मार्च में होने वाले हैं, उनको तीनों फॉर्मूलों को ठीक से और अच्छे से पढ़ना है, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं पहले उसको समझते हैं। पढ़ने वाले हैं हम, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमको पढ़ना है वो पढ़ना है, पहले हम कंटेंट को देख लेते हैं, इसके बारे में आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा आप नोट करके लिख सकते हो, एज ए हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो, हाथ के हाथ जो मैं लिखाते हुए चल रहा हूं आपको हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर लेना उसको। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है ये 2 पढ़ने हैं उनको, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जिनको सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं इधर से, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये 2 पढ़ रहे हैं उनको, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तीनों पढ़ने हैं कंप्लीट, क्योंकि इन तीनों से उनके पेपर में जरूर पक्की है कि एक क्वेश्चन आपका जरूर, एक नहीं 2 क्वेश्चन आएंगे आपके इस चैप्टर से, और दोनों क्वेश्चन किसी से भी हो सकते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट्स में से कोई भी 1-2 कॉन्सेप्ट हो सकता है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप पिछली जो 2022 का पेपर निकल कर गया है, आप उसको उठाकर देख लीजिए, आपको उसमें से क्वेश्चन पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला को। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो गाइस पे अटेंशन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे साथ के साथ कमेंट करेंगे जिससे कि मुझे समझ में आए। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज होती है। दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूं कि एक प्लेन के अंदर, ऐसा समझ लीजिए, अगर प्लेन में प्रॉब्लम है कि प्लेन में समझने में प्रॉब्लम है तो मैं इस प्लेन को भी नहीं बनाऊंगा तो भी कोई बात नहीं है, समझ में अच्छे से आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर इस प्लेन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। इस देखिए, एक मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारा P। ठीक है, एक मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारा P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ठीक है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1, y1, और एक पॉइंट है आपका Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक है P, एक है Q। 2 कोऑर्डिनेट्स है, दोनों के बीच के, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हमसे कि सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी इन दोनों, ये दोनों कितनी दूरी पर है एक दूसरे से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, आप ये हमको बताइए कि दोनों कितनी दूरी पर है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि सर इसको तो अभी तक हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा है कि किस कोऑर्डिनेट की पोजीशन कहां पर है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में हमको नहीं पता। तब जन्म लेता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। उसको हम समझते हैं कि PQ बराबर एक फॉर्मूला बनता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा जन्म लेता है
तब से इसका नाम पड़ गया है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब इससे आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, कोऑर्डिनेट्स के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आप इसके बीच का डिस्टेंस बता सकते हो कि वे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्या, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,-5, एक है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,-8। ठीक है सर, ओके सर। अब आप बता दीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। सर अभी तो कुछ भी नहीं बताया आपने, तो हम कैसे बता दें सर? कितना तो सिंपल है। कितना सिंपल है सर? देखिए x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। अब आप बता सकते हो आसानी से, सिंपल है। इस फॉर्मूले के अंदर इनमें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथ्स एक इस तरीके की टूल है कि अगर आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्योंकि देखिए इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन से एज इट इज आप समझ सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं जिनमें आपको दिमाग की ज्यादा वो करनी पड़ती है एक्सरसाइज। इनमें तो कुछ नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला पकड़ा दिया है, एक टूल है आपके पास, उसको लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। इसका मतलब अगर डिस्टेंस के बारे में कभी भी बात चल रही है, ये हमारा एक टूल है, इसको उठा के लगा देना है, आंसर आ जाएगा। इसको उठा के यूज कर देना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल। x2 5 है, माइनस x1 2 है, y2 माइनस का 8 है, और y1 माइनस के 5 है, और एक माइनस इसमें पहले से ही अवेलेबल है। एक माइनस इसमें पहले से ही है फॉर्मूले के अंदर, एक माइनस यहाँ पर है, ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब देखेंगे 5 माइनस 2 कितना होता है सर? 3 होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। माइनस 8 प्लस 5 कितना होता है सर? माइनस का 3, और माइनस का 3 का होल स्क्वायर करोगे तो सर कितना आ जाएगा? 9 प्लस 9 सर कितना हो गया? 9 दूनी 18। अब आप चाहो तो अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको? 3 अंडर रूट 2 आंसर। तो सर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? 3 अंडर रूट 2। इतने डिस्टेंस पर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। कितना सिंपल था। x1 y1 मान लेते, x2 y2 मान लेते, और आपको आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर देना था। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। पूरी जो आपके चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी, आपका पूरा और पूरा डिपेंड है किस पर? डिस्टेंस के फॉर्मूला पर। क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं। और देखिए मैं तो आपको हर बार यही बात बताता हूं, और अब भी आपको यही बात बता रहा हूं कि मैंने जैसे कहा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। अगर आप उस तरीके से सोचते हो, यू विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर इस तरीके से आप सोचते हो, ठीक है, प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियोस को पूरा देख लीजिए, आपको आई एम श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, उस चीज को समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है इसको समझते हैं। पहले फॉर्मूला है हमारा, देखिए P है एक, इसमें x1, y1 है, एक Q है, x2, y2 है, एक हमारे बीच की डिस्टेंस है जिसको मैंने मान लिया D है। अब आप ये देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास कितने टूल हैं। मतलब कितने टूल का मतलब है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कितने टर्म है, कितने टर्म्स है इस फॉर्मूले, यानी इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए आपको कितने टर्म्स की जरूरत है। सिंपल बेस पे समझते हैं हम कि कितने टर्म्स हैं इसके अंदर। तो मैं कहूंगा सर इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स? कि एक तो P का कोऑर्डिनेट होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, और एक Q का कोऑर्डिनेट। अगर ये दो कोऑर्डिनेट है तो हम D निकाल सकते हैं। वैसे बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेट्स टर्म्स कितने हैं? P, Q और D, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स और एक डिस्टेंस। 3 टर्म्स हो गए आपके पास, 2 कोऑर्डिनेट्स है और एक डिस्टेंस है। अब आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि जब आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तब आप डिस्टेंस को निकालते हो, यही तो करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसी कॉन्सेप्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं तो आपको 2 दिए होंगे तो आप एक को जरूर निकाल दोगे, फॉर्मूले को अप्लाई करके एक को निकाल दोगे। जैसे कि हमको P और Q दिए होते हैं तब आप D निकाल देते हो।
सिंपल, अभी तक हमने यही सीखा कि जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ऐसा तो जरूरी तो नहीं है कि आपको हर बार दोनों ही कोऑर्डिनेट्स दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है किसी कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी y या x की वैल्यू उसमें से ना दी हुई हो और उसकी जगह पर डिस्टेंस दे दी हो, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि p और q कोऑर्डिनेट्स जब दिए होते हैं, जब d निकालते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपको d दी हुई हो और इसमें से p और q में से एक आध कोऑर्डिनेट मिस कर दिया हो, उसकी वैल्यू पूछ लो। ऐसा क्वेश्चन 2022 के पेपर में आपसे पूछा गया है। 2022 के पेपर में आपसे पूछा गया है कि इन दोनों तीनों कोऑर्डिनेट्स में से, इन तीनों टर्म्स में से आपको डिस्टेंस दी हुई थी, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, इसका एक कोऑर्डिनेट मिस करके पूछ लिया था कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो ऐसा भी हम क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यानी तीन कोऑर्डिनेट, तीन टर्म्स में से एक आध टर्म्स अगर गायब कर देता है तो आपसे वो भी पूछ सकता है, क्योंकि तीन में से अगर दो दिए हुए हैं तो एक आसानी से आप निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2022 के पेपर में आया था, मैंने उसका कलेक्शन किया है, मतलब पेपर क्वेश्चन कलेक्शन किया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है p की वैल्यू थी 2, -3, q की वैल्यू थी आपकी 10, y। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट 2, -3 है, एक है 10, y, जबकि y की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए थी इस जगह पर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 5 या 3 या 2 या कुछ भी एनीथिंग होनी चाहिए थी। लेकिन क्या कर दिया, इसको यहाँ पे मिस कर दिया, इसको यहाँ पे मिस कर दिया। अब पूछ लिया कि y की वैल्यू बता दीजिए, तब y की वैल्यू पूछिए तो इसका मतलब तीसरा जो कोऑर्डिनेट है, तीसरा जो टर्म्स है वो दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस इसकी पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। वो कितनी है वो कितनी है आपकी 10 मात्रक, यानी 10 यूनिट दी हुई है, ठीक है। अब देखिए पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया है, तीसरे टर्म में से एक वैल्यू मिस है, उसको निकालना है। इसका मतलब किसी चीज को भी पूछ सकता है, या तो ये दोनों दिए हुए हैं तो इसको पूछ सकता है, या ये दोनों दी हुई हो तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको 2022 के पेपर में आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब करते हैं इसको, और कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए कैसे करना है, x1 y1 x2 y2, ये दी हुई है हमारे पास। d का फार्मूला होता है x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, तो 10 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस, फिर होगा आपके y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर। अब d की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, 10 में से दोगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है, सॉरी रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बोथ साइड स्क्वायर, एक बोथ साइड स्क्वायर, एक बोथ साइड स्क्वायर मतलब दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा अगर इसको रूट को हटाना है तो, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्क करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा 100, इधर से रूट हट जाएगा तो इधर बचेगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं 100 को इधर 64 को इधर लेकर आता हूं तो 100 माइनस के 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अगर आप स्क्वायर कैंसिल कर देते हो, 6 बराबर y प्लस 3 और 3 को इधर लाते हो तो y बराबर 3। क्वेश्चन में के वैल्यू कितनी निकल कर आई, y की वैल्यू निकल कर आई सर 3, y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ऐसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए था, y की जगह पर 3 होना चाहिए था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है। ओनली कुछ नहीं था, डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड था और थोड़ा सा अलग कर दिया इसको। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि आपको सिंपल फार्मूला पूछा जाएगा, सिंपल फार्मूला लगा दीजिए और नंबर को ले जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपको p की और q की दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हो, d का मान डायरेक्टली पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। आपसे या तो ये दोनों दिए होंगे तो इनमें से एक ना एक मिस करके देगा, इस तरीके से थोड़ा बहुत आपसे कैलकुलेशन कराएगा, तब जाके आपको 2 नंबर के लिए एलिजिबल करेगा वो। तो आपको उस तरीके से तैयार नहीं होना है कि आपको p और q पता है, डिस्टेंस फार्मूला जैसे और लोग पढ़ाते हैं सिर्फ p और q के बारे में बता दे, सर p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यह तो आपका फार्मूला हो गया, अप्लाई के लिए आंसर ले आइए। अब बच्चे को क्वेश्चन आ गया सर इस तरीके का d दी हुई है, इसको निकाल दीजिए, तो इसमें बच्चा हो गया कंफ्यूज।
करें तो करें कैसे, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डीपली समझना है और अच्छे से समझना है, जिससे कि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। सो आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप अपनी बुक पर लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिवाइज भी हो जाए। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। चले गाइस, अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये भी आपसे पेपर में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछले प्रीवियस पेपर्स में ये पूछा जा चुका है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियल विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, मतलब कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बताने हैं कि ये कॉलोनियल यानी सररेखीय होंगे कि नहीं होंगे। कॉलोनियल मींस होता है सररेखीय, यानी एक रेखा में होना। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस का यूज कर रहा हूं मैं आपके लिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस का यूज कर रहा हूं। अगर किसी को लैंग्वेज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बताना है कि 3 पॉइंट आपस में कॉलोनियल है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आप इन 3 पॉइंट्स को बताइए कि ये कॉलोनियल होंगे कि नहीं होंगे, यानी सररेखीय होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले सररेखीय का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सररेखीय का यानी कॉलोनियल का कॉन्सेप्ट। तो कॉलोनियल का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी पॉइंट्स 2 हो या 3 हो या 5 हो या 10 हो, कोई भी पॉइंट्स हो, कॉलोनियल होंगे कब, जब वो एक रेखा में हो, यानी एक सीध में हो, यानी कि ये इसके आगे ये इसके आगे, एक रेखा में, एक सीधे में, एक लाइन में होते हैं, तब वे कॉलोनियल होते हैं। यानी सररेखीय मतलब एक रेखा में होना, इनको बोलते हैं कॉलोनियल। ठीक है, अब ये इनमें हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे सर, ये एक समझने वाली बात है। ठीक है, कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इसको कॉलोनियल को दिखाएंगे कैसे कि ये कॉलोनियल है कि नहीं है। तो सिंपल है, मैं समझाता हूं कि आपको कैसे करना है। तो सिंपल ये है कि आपको पहले क्या करना है, ए और बी निकाल लेनी है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। जितना भी निकल कर आता है एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे आप। ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेना है, फिर आपको बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेना है, फिर आपको ए और सी का डिस्टेंस निकाल लेना है। आपने ए बी निकाल लिया, आपने बी सी के बीच की दूरी निकाल ली, आपने ए और सी के बीच की दूरी भी निकाल ली। अब आपको क्या करना है, ए बी और बी सी को जोड़ देना है और देखना है कि ए सी के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर ऐसा होता है, यानी इसके बराबर आती है, तो आप कहोगे कि ये कॉलोनियल है। अगर बराबर नहीं आती है तो आप कहोगे कॉलोनियल नहीं है। बताइए पहले ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका? यानी ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि आपने समझा कि कॉलोनियल कब होंगे, जब ए बी और बी सी के बीच की डिस्टेंस को प्लस करने पर ए और सी के डिस्टेंस के बराबर आता है तो कॉलोनियल होंगे, अगर नहीं आता है तो कॉलोनियल नहीं होंगे। दैट्स इट। अब देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले इसको मान लेना है ए, इसको बी और इसको सी। तो पहले मुझे निकालना है ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए या फिर ए सी। ठीक है, मैं इसको अलग साइड से लिख देता हूं कि कॉलोनियल कब होंगे, जब हमको दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता है। यानी कि ए बी और बी सी को सम, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस ए और सी के बराबर आता है, तो ये सररेखीय यानी कॉलोनियल होंगे। अब निकाल लेते हैं ए बी को। फॉर्मूला अप्लाई करूं ए और बी के लिए, तो देखिए क्या निकलेगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हो, 2 - 1 1, 3 - 2 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो जाएगा आपका √5। तो ए बी की डिस्टेंस हो गई √5। अब निकालते हैं सर बी सी। बी सी किधर है, ये दोनों है, तो ये x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो क्या करोगे, x2 - x1 -k2 का होल स्क्वायर प्लस -k1 -k3 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, और ये -3 -1 4, 4 का होल स्क्वायर फिर से 16, ये हो जाएगा 16 32।
ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब की बार है ए सी। तो ए और सी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए और सी के लिए -2 और -1 का स्क्वायर, और ये -1 और -5 का होल स्क्वायर। मैं इसको इधर लिख देता हूं, ए सी बराबर अंडर रूट -2 और -3 कितना हो जाएगा, -2 और -1 -3, -3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9, -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6 का करोगे तो 36। ए सी बराबर कितना, √45। अब आप इसको √45 को कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3√5। इसको कैसे लिख सकते हो, √32 को। ये हो गया AC, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√5। देखिए 32 को कैसे लिख सकते हो, 4√2, 16 दूनी 32 होता है तो 4√2, और ये तो √5 है ही। अब देखिए मैंने कहा था कि AB प्लस BC, AB प्लस BC क्या बराबर आती है AC की। चेक करते हैं, AB क्या है आपका √5 है, BC क्या है आपका √32 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 4√2। AC क्या है आपका 3√5। तो क्या ये दोनों को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा कि ABC आर नॉट कॉलोनियर। ये ABC जो पॉइंट मैंने माने हैं वो कॉलोनियर नहीं है, यानी एक रेखा में नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों डिस्टेंसों का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं है। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार और समझ लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत धीरे 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 मैंने आपको इसको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज गाइस थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट्स माय प्रॉमिस कि आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट करना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जस्ट आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो बुक के आपकी फोन की गैलरी के अंदर ही स्क्रीनशॉट दबकर मर जाए, ऐसा नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लेकर आपको उसको नोट करना है अपनी कॉपी पर। गाइस यही टाइम है आपका पढ़ने का। अगर आप अब नहीं पढ़े तो कभी नहीं, समझ रहे हो। अगर आप अब नहीं पढ़ पाए तो ये समझ लीजिए कि आप कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये टाइम है आपका बेस्ट टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और ठीक से पढ़ाई करने का प्रॉपर वे में धीरे धीरे अपनी हैबिट बना लीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि अभी तो टाइम है, दिसंबर में जनवरी में तभी आप अपनी क्वेश्चन बैंक को, यानी क्वेश्चन जो विद्या बोलते हैं जिसको, उसको उठाएंगे, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मैं आपसे 100% श्योर कह देता हूँ कि अगर आप ये सोचो कि एक महीने पहले पढ़ लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स के अंदर तो गाइस आपको रिवीजन की जरूरत है, और रिवीजन समय मांगता है, क्योंकि समय चाहिए रिवीजन को करने के लिए। और आपका ये बेस्ट टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, तो 2.5 महीना बचा है। ठीक से पढ़ाई करोगे तो आई गॉट यू फाइनली यू गॉट गुड मार्क्स इन योर मैथ्स। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के जस्ट बाद क्लास खत्म होती है, आप उनको हैंड रिटन नोट्स के तौर पर लिखोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा गाइस, आज नहीं तो कल तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि पढ़ना तो है। मैं चाहता हूं कि आप अगर टाइम से समझ में आए तो ये और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप समय से बदल जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और समय ने बदला तो बहुत महंगी पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हो। अभी अगर आप दिसंबर या जनवरी तक पहुंच जाते हो तब आप ये सोचोगे कि अब यार समय नहीं है, अब इतना कवर कैसे करूंगा। तो मैं यही बात आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, और कई बार भी कह चुका हूँ कि आपके पास समय है तो आपको उसको सही से यूटिलाइज करना सीखे। नहीं, अगर समय अपनी बाजी पलटेगा ना, तब आपके पास समय नहीं होगा पढ़ने के लिए। प्लीज गाइस अभी से थोड़ा थोड़ा सा हैबिट में लाइए, जिससे कि आप एंड टाइम पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते।
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, क्योंकि अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में जो कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन बन सकता है, उन कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस विद एग्जांपल के साथ कर रहा हूँ। आप उनको लिखते हुए चलेंगे जिससे कि आपको समझ में आता चले कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब कुछ जो हमने समझ लिया कॉलोनियल वाला, हमने समझ लिया कि अगर एक आध पॉइंट अगर मिस हो, डिस्टेंस दी हुई हो, तो हम उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे वो भी समझ लिया। डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे वो भी समझ लिया। अब डिस्टेंस फार्मूला को कहां-कहां पर और यूज किया जा सकता है उस कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। तो पहला उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, देखिए आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। और एक और होता है आपका, होते तो वैसे तीन है लेकिन आपसे ज्यादातर तो दो के बारे में ही पूछता है। ठीक है, तीन ट्रायंगल्स होते हैं जिसको हिंदी वाले बच्चों के लिए समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज। ए बी सी। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो कोई भी दो साइड इक्वल होती है। अब या तो ये दो हो, ये हो सकती है या फिर कोई और भी दो हो सकती है, लेकिन कोई भी दो साइड इक्वल होती है तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस। इसको बोलते हैं हम समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक तो ये हो गया आइसोसेलेस, एक हो गया समद्विबाहु, और क्या होते हैं और भी होते हैं, जैसे कि एक हो गया रेक्टेंगल। इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनको समझने के बाद फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है सर, आप बता दीजिएगा जरा, इतने तो आप पढ़े लिखे हो ही। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में होता है सर कि लेंथ ये सामने वाली और ये सामने वाली इक्वल होती है और ब्रेड्थ भी आपस में इसमें इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर दो आमने सामने की साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, यानी कि आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अब इसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और एक होता है आपका स्क्वायर, एक होता है आपका स्क्वायर जिसको बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग। इसकी सभी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ये होता है आपका वर्ग। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज, रोम्बस। क्या बोलते हैं उसको? रोम्बस। साइड है कहीं कहीं पर भी जगह है, इसको इधर बना देता हूं तो बोलते हैं रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस। रोम्बस एक तरीके से आपका क्या होता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर के जैसा होता है, जिसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इंग्लिश में रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, साइड्स तो इक्वल होती ही है। ठीक है, पर आप कहोगे सर वर्ग स्क्वायर में और रोम्बस में फिर डिफरेंस क्या हो गया? अब स्क्वायर और रोम्बस में कुछ तो डिफरेंस होगा, इसको समझते हैं। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अब रोम्बस और इनमें डिफरेंस कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है दोनों साइड्स चारों साइड बराबर आ गई, तब आप क्या कहोगे कि दिस पॉइंट्स आर मेक्स स्क्वायर की रोम्बस। तब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर के अंदर इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के अंदर इसके डायगोनल्स मींस विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर विकर्ण जो है डायगोनल्स जो है बराबर नहीं होते। रोम्बस के अंदर जो है डायगोनल्स बराबर नहीं होते, diagonals are not equal, diagonals are not equal, but इसके अंदर diagonals are equal, diagonals are
इक्वल्स। इसके अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो लेकिन सेट्स दोनों में इक्वल्स होती है। तो हमने यहाँ पर 5 फिगर पढ़ी, सॉरी 5 नहीं 4 ही फिगर पढ़ी है अभी। 4 फिगर कौन सी है आपकी, 4 में 5 होगी, 1 2 3 4 5, 5 फिगर है। 5 फिगर पढ़ी। सबसे पहली है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरी है रेक्टेंगल, चौथी है स्क्वायर और पांचवी है रोम्बस। इन साइड्स को सर आप अब ये सोच रहे हो सर इसका यूज आप डिस्टेंस फार्मूला से कैसे अटैच करने वाले हो, उसी को हम समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं अब देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूं, क्योंकि इससे आपके बुक के अंदर काफी सारे सवाल हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करने हैं, क्या चीज है वो, उनको हम समझेंगे इनसे रिलेटेड करके। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब मैं इन फिगर्स को मिटा देता हूं और एक फिगर को रखता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके। चलिए, अब मैंने इसको क्यों रखा, क्वेश्चन है इसके अंदर का। देखिए, जैसे मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट है 3,4, इसके कोऑर्डिनेट है 4,3, इसके कोऑर्डिनेट है 6,3। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं सवाल के अंदर, जैसे कि आपको बुक के अंदर होगा। आप देख लीजिए, आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए मैं उस क्वेश्चन 4 को ही ले लेता हूं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ सके। उसके ही कोऑर्डिनेट्स को ले लेता हूं। कोऑर्डिनेट्स है उसके 5,-2, 6,4, 5,-2, 6,4, एक और है आपका 7,-2। अब ये देखिए कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसका मतलब क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है कि नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है कि नहीं है। अब ये चीज बतानी है कि तीन ट्रायंगल्स के, एक ट्रायंगल है जिसके 3 हमको वर्टेक्स दिए हुए थे। अब आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं तीनों मिलकर। तो अब सिंपल इसको आप कैसे सोचोगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगाओगे। तो आपको सिंपल ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक बार AB की डिस्टेंस निकालनी है, एक बार AC की डिस्टेंस निकालनी है और एक बार BC की डिस्टेंस निकालनी है। कितनी, BC की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इसको निकाल लेना है। अब क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर सर ये था कि अगर समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कि कोई भी दो साइड आपस में बराबर आ जाए, या तो AB AC के बराबर आ जाए, या AC BC के बराबर आ जाए, या BC AB के बराबर आए, कोई भी दो साइड अगर आपस में बराबर आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये ट्रायंगल जो है क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब सर इसको चेक करते हैं, बराबर कैसे आएंगी, तो इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए क्या लगाना पड़ता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो इट मींस कि ये प्रॉपर अटैच है आपके डिस्टेंस फार्मूला से। किससे अटैच है, डिस्टेंस फार्मूला से। तो अब AB है, AB के कोऑर्डिनेट्स है 5,-2, 6,4। डिस्टेंस फार्मूला लगा दूं सर, लगा दीजिए। 5 - के 6 का स्क्वायर और -2 - के 4 का स्क्वायर। 5 - 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -2 - 4 - 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 36, ये हो जाएगा आपका √37। ठीक है, कितना निकल आया। अब AC, A और C को देख लेते हैं। A और C सॉल्व करोगे आप इसको, 5 - 7 का स्क्वायर प्लस के -2 और प्लस का 2 का स्क्वायर। 5 - 7 कितना बचता है, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। कोई भी कोऑर्डिनेट गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है सही है। तो ये 4 निकल कर, इसका मतलब ये हो गया आपका 2। अब आ जाइए BC पर, B और C, √6 - 7 का स्क्वायर और 4 प्लस 2 का स्क्वायर। 6 - 7 का स्क्वायर करोगे तो 1 बचेगा और +4 + 6 कितना होता है 36। ये हो जाएगा आपका √37।
अब मैंने क्या कहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए रूट से 37 और रूट 37 दोनों आपस में बराबर आ गए, दो आपस में बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दो बराबर नहीं आती तो मैं कहता ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अगर तीनों बराबर आ जाती तो मैं कहता ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज आप इस तरीके से करने वाले हो। अगर तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब वो त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। अगर चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आप चतुर्भुज के लगाकर कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे। मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा चतुर्भुज से यानी क्वाड्रिलेटरल से, आपको एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए कि उसको भी आपको कैसे करना है। तो ये था आपका 3 पॉइंट्स वाला जिसमें आपको ट्रायंगल के बारे में बताना था, देखना था कि कैसे ट्रायंगल को आप अप्लाई करोगे, इसको यूज करोगे। तो ये तो खत्म हुआ हमारा, इसको आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर तीन बराबर आते तो क्या लिखते हैं आप, इक्विलैटरल। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इसके अंदर ही चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस। ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूला का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होना। ठीक है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि इससे रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे पूछा भी गया है। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको इसको समझना है। इसको मैंने अलग से सेपरेट किया हुआ है जिससे मैं आपको अच्छे से इसको समझा सकूं। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने और ओवर सभी चीज पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमारा एक ये पॉइंट रह गया है इक्विडिस्टेंस का। इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं दूसरे फॉर्मूला यानी दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी वाला कॉन्सेप्ट है। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी मीडियम वाले को मैं बोलकर बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। आप अपनी बुक में देख लीजिए। इफ पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स P and R, then find the value of x। मतलब कि एक पॉइंट Q है जो कि P और R से बराबर दूरी पर है। एक पॉइंट Q है जो कि बिंदु R और P और R से समान दूरी पर है, तो आप x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का ये है, ये पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1 और एक है आपका P जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-3 और R एक है x,6। तो PQ के बीच का डिस्टेंस और QR के बीच का डिस्टेंस आपस में कैसा है, बराबर है। क्योंकि ये कहना चाहता है कि एक पॉइंट है Q जो कि P और R से कैसा है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। मैं कहूंगा कि इसका मतलब ये हो गया कि QP के बीच का डिस्टेंस बराबर है QR के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर है आपका 0,1, 5,-3, ये हो जाएगा 0,1, x,6। डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो x1 - x2 इसका मतलब 0 - 5 का होल स्क्वायर और ये 1 - 3 यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -3 है, प्लस पहले से ही आ जाएगा इसमें। अब इसमें करोगे आप तो 0 - x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा देखिए आपका 25, यहाँ पर मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये करोगे सॉल्व आप तो हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 25। 25 से 25 कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ बचा आपका x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा ±4। यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस जगह पर, x की वैल्यू होनी चाहिए +-4। यानी एक बार x की जगह पर आप +4 रख सकते हो, एक बार आप x की जगह पर -4 रख सकते हो। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपका दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका Q जो कि P और R से बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी आपस में बराबर है। सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा और फ्रिक्वेंसी मतलब पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे,
ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इक्वी डिस्टेंस से, फिर आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, अब एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। मींस इंग्लिश हिंदी वाले समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने बिंदु से समान दूरी पर हो, यानी समदूरस्थ हो। तो एक्स अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है हमको जो कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो एक्स अक्ष पर चाहिए हमको। तो सिंपल है कि अगर मैं मान के चलूं कि एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट P है जो कि 2,-5 और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर। लेकिन किस पर है वो? एक्स एक्सिस पर है। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बाकी के सब कुछ भूल जाना है और सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर बात कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो आपको x की वैल्यू x रख देनी है, y की वैल्यू 0 कर देनी है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अगर इस जगह पर ये लिखा होता कि y अक्ष पर है तो मैं x का मान 0 लिखता, y की जगह पर y पुट कर देता। सिंपल, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट कि अगर x अक्ष की बात करता है तो आपको लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स x, 0, क्योंकि x अक्ष के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, 0 होते हैं, और y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y। अब एक पॉइंट है, मान लिया वो P था कि वो जो है Q और इसको मान लेते हैं R, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बराबर है, क्योंकि ये कहना चाहता है कि पॉइंट P जो है Q और R से बराबर के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब PQ और PR आपस में कैसे हैं? बराबर। तो P यानी कि P x, 0, Q 2,-5, P x, 0, R -2,9। सॉल्व करेंगे, x -2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 0 + 5 का स्क्वायर। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर, x1 - x2। ठीक है। अब देखिए रूट से रूट को कैंसिल कर देंगे तो इधर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² माइनस के क्या? माइनस के 2ab 4x। इधर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। a² + b² + 2 दूनी 4x, इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना? -4x, प्लस के 25, इधर प्लस का 4x, प्लस का 81। 4x को मैं इधर लेकर आता हूं, -4x, इधर 81 माइनस के 25, माइनस का 4x और 4x कितना हो जाता है? 8x। 85 माइनस के 25 को लोगे तो कितना हो जाएगा? 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 5 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हो जाएगा 8 × 7 = 56। x वैल्यू -7। कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी वो पॉइंट क्या था? x एक्सिस पर वो बिंदु क्या था? तो x एक्सिस पर वो बिंदु है -7, 0। कितना सिंपल और आसान तरीका, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, बस इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस था, उसलिए इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को क्यों कराया। इसमें डिफरेंस इतना था कि पहले जो थे आपको तीनों पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए थे, तो आप समझ सकते थे आसानी से, लेकिन इसमें था कि x एक्सिस पर पॉइंट बताना है। तो आप x एक्सिस की वजह से परेशान हो, इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया कि अगर x एक्सिस y एक्सिस कहता है तो आपको पॉइंट क्या मानने हैं? x, 0 मानने हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके डिस्टेंस फार्मूला का ओवरऑल सभी कांसेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि आपको इक्वल डिस्टेंस और कोलिनियर और आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वगैरह के क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह के जितने भी क्वेश्चन चतुर्भुज वगैरह के थे, तो सभी कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका। ओवरऑल आपके 1 घंटे का लेक्चर भी हो चुका। अब चलते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ, वो है आपका सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। यहाँ पर हमारे डिस्टेंस फार्मूला का ओवरऑल पूरा कंप्लीट रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड रिव्यू। ऐसा नहीं कि बहुत से क्या है कि आपको 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का वीडियो बना दे जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन और इस तरीके से बता दे, डिटेल्ड रिव्यू नहीं मिलना। पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने इसमें समझाए,
एक एक कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी समझा है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आई होप यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला। जितने भी डिस्टेंस फार्मूला थी, इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सभी मैंने आपको इसमें बता दी। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब फॉर्मूला नंबर है आपका 2। वो क्या है? वो है आपका विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से मतलब समझ में आ रहा है, विभाजन सूत्र समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि विभाजन करना, यानी कोई भी अगर हमारे पास चीज है तो उसको बांटना। अब बांटने का तरीका कुछ भी हो सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आधा आधा बांट दीजिए, या फिर किसी रेशियो में कि 1/3 कर दीजिए, एक हिस्सा उसको 3 हिस्सा मेरे को, या फिर 2, जो कुछ भी रेशियोज होते हैं बांटने का तरीका उस तरीके से, ठीक है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें काम किया जाएगा। अगर हम विभाजन के बारे में बात करते हैं तो एक रेशियो मिलता है हमको, एक रेशियो के बारे में जानकारी मिलती है कि किस अनुपात में कौन सी चीज हमको बांटनी है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2। इन दोनों से एक मिलकर लाइन बना लेते हैं। तो अब इस लाइन को हमको किसी रेशियो में बांटना है। तो मैंने मान लिया कि एक रेशियो है जिसमें मुझे बांटना है m/n, mn में बांटना है मुझे इसको। एक मैंने m मान लिया, एक n मान लिया। चाहो तो आप m1 और m2 भी मान सकते हो। तो ये रेशियो मान लिया मैंने। तो अब बताइए कि जो रेशियो मानने के बाद इसको जो पॉइंट है, मान लीजिए मैंने इसको इस पॉइंट से डिवाइड किया। अब इस इधर का हिस्सा इधर को मिला और इधर का हिस्सा इसको मिल गया। तो ये जो पॉइंट से मैंने डिवाइड किया उसका रेशियो है इतना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या निकल कर आएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है हमारा, फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूले के नाम से। वो होता है x बराबर mx2 प्लस के nx1 अपॉन m+n। एक होता है y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m+1, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये किसके लिए है? इनको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं विभाजन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? विभाजन बिंदु। यानी कि जो हमने जिस पॉइंट से इसको काटा है, जिस पॉइंट से हमने इसको डिवाइड किया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। उसके लिए फॉर्मूला है x की वैल्यू इतनी होगी, y की वैल्यू इतनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है, आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सवाल को समझने के लिए। एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट से इतने, एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट से इतने। दोनों को मिलाने वाली लाइन पे एक पॉइंट से हमने डिवाइड किया। इस लाइन को हमने डिवाइड किया 2:3 में, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया? 2:3 में डिवाइड किया। तो आप इसके जिस पॉइंट से मैंने डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कीजिए, यानी कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करना है? m हो गया ये, n हो गया ये, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। सॉल्व करोगे तब आप तो फॉर्मूला लगाओगे इसमें, x बराबर m की जगह पर 2, x2 की जगह पर 8, n की जगह पर 3, x1 की जगह पर 5, m+n मीन्स 3 और 2 5। सॉल्व करते हो 8 दूनी 16, 5 ये 15, 5, ये हो जाएगा 31/5। ये x बराबर तो पॉइंट निकल कर आया 31/5। सी में आप y का वैल्यू भी निकाल सकते हो। m कितना है? 2, m/2 होगा -3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस n कितना है आपका? 3, y1 कितना है आपका? 4 अपॉन m+n कितना हो जाएगा? 5। 3 और 2 5 हो जाता है, -6 प्लस के 4 थे 12/5, 12 में से 6 जाएगा तो 6/5। y बराबर आ गया आपका 6/5 और x बराबर आ गया आपका 31/5। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए हमारे, क्या निकल कर आए? 31/5
6/5। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके निकल कर आए तो इसे बोलते हैं हम विभाजन बिंदु, और इस तरीके से हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो और रेशियो दिए हो तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। आपको ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको ये रेशियो, ये पॉइंट दिए हुए हो, रेशियो दिए हुए हो, ये भी दिया हुआ हो और इसमें से कोई पॉइंट गायब हो जाए, ऐसा भी पूछ सकता है। पर सिंपली आपसे क्या पूछेगा कि आपको ये पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा, रेशियो दिया होगा, इसको निकालने की बात करेगा। या फिर आपको ये पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा और ये वाला भी पॉइंट दिया होगा विभाजन बिंदु, और इसके आपसे पूछ सकता है कि आप रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको विभाजन बिंदु को पूछेगा या फिर आपको किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी किस रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर आपसे वो पूछ सकता है। तो हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमने एक एग्जांपल समझा। आई होप आपको फार्मूला का कंडीशन समझ में आया कि कंडीशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, कैसे हम इसको लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आसानी से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियरिटी के साथ भी आपको समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि आपके एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है -1,7, इसके कोऑर्डिनेट है 4,-3। रेशियो दिया हुआ है आपका mm दिए हुए हैं आपके 2:3। तो आपसे पूछा गया है कि विभाजन बिंदु P की निर्देशांक बताइए, यानी ये जो सेक्शनल पॉइंट है इस जगह पर, इस जगह से हमने इसको काटा है, उसके निर्देशांक बताइए। उसके निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल mx2 + nx1। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और अच्छी शार्पनेस आए आपके कॉन्सेप्ट में। सॉरी, इधर बाई आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, m और n की वैल्यूज को पुट कर देना है। m की जगह पर 2, x2 की x1 y1, x2 y2, x2 की जगह पर 4, n की जगह पर 3, x1 की जगह पर -1, m + n मींस 3 और 2 5, और इधर y की जगह m की जगह पर 2, y2 की जगह पर -3, प्लस n की जगह पर 3, y1 की जगह पर ये y1 होगा, सॉरी गलत लिख दिया था, y1 होगा 7, m + n 2 + 3। ठीक है, अब क्या करना है, 4 दूनी 8, 3/5, इधर -6 + 7 21/5। x = 8 में से 3 जाएगा तो 5/5, यानी ये हो जाएगा 1 आपका। y = 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, 15/5 यानी कि आपका दे जाएगा 3। पॉइंट निकल कर आए 1,3, 1,3। सो गाइस कैसा, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप इस तरीके के सभी सवाल क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि देखिए मैं अब जो रिवीजन जो करा रहा हूँ इसमें जो डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको समझा रहा हूँ, टॉपिक्स को समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को आपको बूस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को बूस्ट करूंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं बात करने वाला हूँ, जो क्वेश्चन कोई भी ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं रखता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वजह से जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले की ताकत रखता है, एफिशिएंसी रखता है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप सिर्फ उस जो आपका है लास्ट टाइम है, पेपर का एकदम एंड पॉइंट है, पेपर आने वाले हैं, तो हमको उतना पढ़ना है जितने की हमें जरूरत है। देखिए आपके पेपर के अंदर बहुत कुछ, पूरा किताब है, पूरे किताब के सब कुछ तो पूछा जाएगा नहीं, पूछा जाएगा सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चीजें पूछी जाती हैं। तो हमको किताब में से सिर्फ उन चीजों का ज्यादा रिवीजन और फोकस रखना है जो चीज हमसे पूछी जाने वाली है। उन चीजों को दिमाग से हटा दीजिए जो कि पूछी जाने वाली नहीं है। तो हर तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनकर आएगा आपके पास, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है,
तो आप प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पर एक और एक बढ़िया से क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट बनकर हमारे सामने निकल कर आएगा और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक जो नया टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। नया टॉपिक नहीं, क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझ के और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट है समत्रिभाजित का ट्राइसेक्शन। ठीक है, ये है आपका ट्राइसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आई होप आप इसको देखने के बाद, समझने के बाद, ट्राइसेक्शन हो, चतुर्थ सेक्शन हो, पंच सेक्शन हो, यानी कि ट्राई सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फाइव सेक्शन, जितने भी करना चाहे क्वेश्चन, जितना भी घुमाना चाहे वो कितना भी घुमा ले, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राई सेक्शन मतलब समत्रिभाजित, मतलब कि अगर आपको मैं एक रस्सी दे दूं, एज्यूम कीजिए कि अगर मैं आपको एक रस्सी दे दी मैंने, तो आप अगर उसको 3 भागों में आपको बराबर बराबर बांटना हो तो आप उसको कितनी जगह से काटोगे? सिंपल सोचिए कि अगर एक रस्सी है आपके पास, उसको आपको 3 हिस्सों में बांटना है तो आप उसको कितनी जगह से काटोगे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। तो इसका क्या आंसर होगा? सर आपका आंसर होगा कि सर 2 हिस्सों में काटेंगे, क्योंकि जब 2 जगह से काटेंगे आप इसको तो 3 हिस्से आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। एक यहाँ से और एक यहाँ से काट दे तो 3 हिस्से बन गए। इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो देखिए एक पी हो गया, एक पी क्यू हो गया और एक क्यू भी हो गया। ठीक है, तो 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, 3 हिस्से हो गए। अब 3 हिस्से करने हैं, वो भी कैसे? समान। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 हिस्से। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 हिस्से। तो हम समान किए हैं हमने, तो एक ये हो जाएगा, एक इसको मान लेते हैं और एक इसको मान लेते हैं, एक 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 मान लिया तीनों को। सिंपल। अब हमसे इसने पूछा है कि समत्रिभाजित किया है तो उन बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन जगह से आपने इसको काटा है। इसका मतलब एक पी के निर्देशांक पूछा है इसने हमसे और एक क्यू का निर्देशांक पूछा है हमने इससे क्वेश्चन में हमसे। ठीक है, तो पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। अगर जो विभाजन बिंदु होता है उसके अगर हमको निर्देशांक निकालने हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हमको अनुपात पता हो कि किस अनुपात में हमको इसको विभाजित किया था। ये चीज जरूरी है कि अनुपात पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सर अगर अनुपात निकाल दूं मैं पी का और क्यू का तो कर दोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर देंगे, एकदम प्योर है कि कर देंगे। तो चलिए पी के अनुपात अगर मैं निकालूं, देखिए पी है ये पॉइंट, तो अनुपात बनाओगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 1, और पीछे कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, तो अनुपात बन गए 1 और 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यू के अनुपात, क्या बात करूं? क्यू के अनुपात, तो क्यू कहां पर है? पीछे आ रहा है, तो आगे कितने हो गए? 1 और 1 2, अनुपात 1। सर पी और क्यू के अनुपात पता चल गए। ठीक है, तो ये पी, जब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, जब पी के अनुपात ये लगाओगे और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे जब ये वाले अनुपात लगाओगे। सर x1 x2, सर x1 और x2 तो एक जैसे ही रहने हैं जैसे है। x1 y1 x2 y2 जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर ले। पहले मैं एक पी के मैं निकाल देता हूं, क्योंकि आप खुद निकाल लीजिएगा। देखिए पी के लिए सबसे पहले m x2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस n। तो m की जगह पर सर ये हो गया m और ये हो गया n p के लिए। तो q के लिए बात करोगे तो ये m और ये n हो जाएगा। p के लिए m कितना है? 1, x2 कितना है? 2, n कितना है? 2, x1 कितना है? 4, m प्लस n यानी कि 2 और 1 3, 2 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे में 3, ये हो जाएगा 10 बट्टे 3। x का कोऑर्डिनेट आ गया 10 बट्टा 3। अब y के बारे में बात कर ले, m by 2 n by 1 m प्लस n, y बराबर m की जगह पर है 1, y2 की जगह पर है माइनस का 3, प्लस n की जगह पर है 2, y1 की जगह पर है माइनस का 1 अपॉन m प्लस n कितना होता है? 1 और 1 2 3, माइनस 3 माइनस के 2 बट्टे में 3 माइनस के 5 बट्टे 3।
दो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए, एक हो गया 10/3 और एक हो गया -5/3। तो पी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके? पी के निर्देशांक हैं 10/3 और -5/3। अब आप क्यू के डूट कर लीजिए, खुद कर लीजिएगा इनको, क्योंकि आप कर सकते हो। आप क्यू के लिए रेशियो जे बन जाएंगे, x1 y1 जो x2 y2 है वो तो सेम ही रहने वाले हैं। आई होप आप सम त्रिभाजित का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर सम त्रिभाजित का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। अब एक बहुत ही बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो कि अब की बार पूछा गया था। अब की बार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस बेहतरीन वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो गाइस कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, अगले 15 मिनट तक कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि 15 मिनट लग सकता है बताने में। ओके, चलेगा। चलिए गाइस, अब एक नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक उठा लीजिए या अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत मजेदार है, समझने में बहुत अच्छा है। आपको एक बार में ही इसको समझ में आ जाएगा और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ठीक से वीडियो पूरा देख लेते हो, क्वेश्चंस लगा लेते हो, तो लूटे के नंबर है। यानी कि जाइए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आंसर को लाइए और नंबर को अपने हक में कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा कोई टफ नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? फाइंड द रेशियो व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। फाइंड द रेशियो व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, यानी कि आपको अब क्वेश्चन के अंदर पहले क्या था कि ये पॉइंट दिया था, ये पॉइंट दिया था और रेशियो mn भी दिए हुए थे। रेशियो mn भी दिए हुए थे। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, रेशियो mn भी थे। तब आप कौन सा पॉइंट निकाल रहे थे? तब आप ये वाला पॉइंट निकाल रहे थे सर। लेकिन अब क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रेशियो व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, यानी कि अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस वाले के, इस वाले के, और ये जो विभाजन बिंदु होता है ये वाला भी दिया हुआ है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स रेशियो पूछा है कि आप अनुपात बताइए कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये वाला बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि विच रेशियो, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है किस अनुपात में विभाजित करता है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? किस अनुपात में, यानी अनुपात को कैसे निकालोगे? तो मैं बस यही कहूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कौन से रेशियो में सर? तो सर कहेंगे कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम कहेंगे सर के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। अब ऐसे मान ले, लेट माना रेशियो जो दिए है हमारे के अनुपात 1 है, के और 1 का रेशियो दिया हुआ है। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे सर कि ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा n। सॉल्व कर दें? कर दीजिए सर। तो सर अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, अगर मैं इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना चाहूं, तो एक चीज समझ में आती है कि ये x है, ये y है, ये बड़ा वाला x है, ये बड़ा वाला y है। तो अगर किसी भी से सॉल्व कर लूं, क्योंकि मेरे पास दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, मैं x से सॉल्व कर लेता हूं। x बराबर m x2 प्लस n x1 और m प्लस n। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x कितना है हमारे पास? जो पहले से ही दिया है, कितना है? -1। जो ये समझ जाएगा x और y की वैल्यू कौन सी हमारे पास गिवन है, तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू कितनी है? -1। m कितना है? k। x2 कितना है? 6। n कितना है? 1। x1 कितना है? -1। m प्लस n कितना है? k प्लस 1। इसके नीचे एक मान लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 70 प्लस में, -1 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 में करोगे तो माइनस का k माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका 6k माइनस का 1। देखिए -1 से -1 कैंसिल, तो माइनस के k बराबर में, एक मिनट, ठीक है, कोई वैल्यू छूट गई है क्या मेरे से? सही क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। -1, 6, -8, -3, 10। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कितना हो गया? 6k माइनस के k और 6k,
मैं इधर लेकर जाता हूँ इसको, तो माइनस के 6 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 7 के इक्वल टू 0। कुछ तो इसमें छूटा है भाई मेरे, क्या छूट रहा है? x1 छूट रहा है यार, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। x1 की वैल्यू जो है आपकी माइनस का 3 है, माइनस का 3, ठीक है। तो अब इसको करोगे तो माइनस का k माइनस का 1, और ये हो जाएगा 6k माइनस का 3। k वाले को इधर लाओगे, 6 वाले को इधर ले जाओगे, माइनस का k माइनस का 6k माइनस का 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 7k, और ये हो जाएगा माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर हो जाएगा 2/7। तो जो ये 2/7 निकल कर आया है वही हमारा अनुपात निकल कर आया है। कितना हो जाएगा? 2:7। तो किस अनुपात में? 2:7 में। अब सर किसी बच्चे के खोपड़ी में एक बात तो जरूर घूम रही होगी, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर x से सॉल्व किया, y से क्यों नहीं कर रहे हो? सर आप y से तुम खुद करके देख लीजिएगा, आंसर तभी भी यही आएगा। क्योंकि आप किसी से भी कर लीजिए, रेशियो ना तो x के लिए बदलने वाला है और ना ही y के लिए बदलने वाला है। अगर x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या है, किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों में से अगर एक आध की ही वैल्यू गिवन है, ऐसा हो भी सकता है कि एक की ही वैल्यू गिवन हो, दूसरे की वैल्यू गिवन में ना हो, तो सिर्फ जिससे उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू गिवन थी, अगर आप y से भी करोगे तब भी यही आंसर आएगा, x से भी करोगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ x से y में से एक वैल्यू गिवन हो, तब आप सिर्फ उसी से करोगे जो आपके पास गिवन है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया। कौन से रेशियो में, किस रेशियो में? तो आप कहोगे सर k रेशियो 1 में। क्या कहोगे? k रेशियो 1 में। आंसर को सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आंसर आपका एक बार में ही करेक्ट निकल कर आ जाएगा। तथास्तु, खत्म, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेंशन वेंशन लेना छोड़ लेना है, कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है कि दिमाग में फीड हो रहना चाहिए, घुस जाना चाहिए कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपके डाउट जो दिमाग में आ रहा है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चे इस तरीके का सोच रहे होंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, उस तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। और ओवरऑल आपके किताब के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, समझ रहे हो आप, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ओवरऑल सभी डिस्कस कर दूंगा, और सभी आपके क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है। बट लेकिन अगर आप ये सोचो कि सर पूरा एक ही मतलब चैप्टर पूरे क्वेश्चंस को कराते चलिए, तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरीके का बिजनेस से समझ लीजिए 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे रह जाता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सिंपल सीधी लैंग्वेज में कि मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आपको ठीक से समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लगभग 80% क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो नहीं हो पा रहा है आपसे, तो सर ये तो आपने बताया नहीं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट वही होगा पर थोड़ा इधर उधर होगा, तो आपको देखो क्या कर देना है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं कि ये जो चैप्टर है पूरा 7.1, 7.2, 7.3 पूरी कंप्लीट मैंने अपने चैनल पर पूरी कंप्लीट बनाई हुई है। 40-40 मिनट के लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने पूरा एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट किया हुआ है। आप वीडियो का आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको चैप्टर नंबर 7 की 7.1, 7.2, 7.3 ओवरऑल पूरी कंप्लीट एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व वहां पर मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो आप वहां पर जाकर उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। मैराथन क्लास है, मैराथन सेशन है, जिसमें मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो आपके लिए रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं।
सभी चीजें देखिए, अब अगर आप ये सोचो कि पूरी किताब का रिवीजन करना है, फलान करना है, ये करना है, वो करना है, तो सर ऐसा नहीं हो पाता है। रिवीजन के लिए तो हमको वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए कि आपको देखिए पहले जैसे बोर्ड में क्या पूछा जा रहा है आपसे, फ्रिक्वेंटली कौन कौन सी चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो आप सबसे पहले टारगेट उन चीजों का करोगे। फिर उसके बाद आप उन चीजों को टारगेट करोगे जो कभी कभी बार पूछी जाएगी, जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद पूछ ली गई, तो उस चीज को भी आप एज ए इम्पोर्टेंट रखकर सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो चीज अभी तक पूछी नहीं गई है तो आप उसको थोड़ा सा स्किप एज ए दिमाग से निकाल सकते हो कि इसको मुझे नहीं पढ़ना है। अब फालतू का कचरा भरने से कुछ भी नहीं होता है, जो ज्यादा फोकस वाली चीजें हैं उनको हमको ध्यान देना है। बोर्ड का एग्जाम में अच्छे मार्क्स तभी आ सकते हैं जब आप इस चीज पे ध्यान दो कि हमें पढ़ना कितना है, इस ना कि इस चीज पे कि हमको सब कुछ पढ़ना है, ओवरऑल कंप्लीट पढ़ना है। पेपर अच्छे से तभी हो पाता है जब आपको ये पता हो कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर ये तुम ये सोच के चलो कि पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तब आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिफीट जरूर हो जाओगे, ये मेरे पक्की बात है। आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दिया करो कि मुझको सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, जो ज्यादा चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मुझे पढ़ना है। उसके बाद जब समय बचता है तो मैं फिर उन पर ध्यान दूंगा, थोड़ा बहुत समय निकालकर उन चीजों पर देखूंगा जो कभी कभी बार पूछी जाती हैं या फिर उनको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा मोस्ट थिंक ये है कि आपको इस टाइम में आपको वो चीज ज्यादा पढ़नी है जो आपके लिए रिवीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं मैराथन क्लास में करा रहा हूँ, सिर्फ आप उतना ही पढ़ लीजिए। I'm definitely sure you get 85 above 85, इससे भी ज्यादा आप मार्क्स बना सकते हो अगर आप ठीक तरीके से पूरा वीडियो को देखने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाओ अपना, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। ये डेफिनेटली है, आप क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद 1-2 बार वीडियो को देख लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, तो आप डेफिनेटली आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे कि हाँ ये कुछ इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बात है हमारी मिड पॉइंट की। क्या होता है मिड पॉइंट? सीधी सीधी भाषा में बात करूं कि मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, यानी बीच वाला पॉइंट। बीच वाला पॉइंट, अब जैसे समझते हैं बीच वाला पॉइंट क्या है। जैसे मान के चलिए कि आप और आपके एक दो फ्रेंड दोनों 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, दोनों 10 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अगर मैं तीसरा कोई दोस्त आपसे ये कहूं कि भाई तू एक काम कर, इन दोनों के बीच में जाके खड़ा हो जा, यानी मध्य बिंदु में जाकर खड़ा हो जा, तो वो कहां पर जाके खड़ा होगा? तो वो खड़ा होगा आपसे, यानी 10 मीटर के बीच में कहां पर खड़ा होगा? 5 मीटर के डिस्टेंस पर जाके बीच में खड़ा हो जाएगा, यानी वो दूसरे वाले फ्रेंड से भी 5 मीटर दूर रहेगा और पहले वाले फ्रेंड से भी 5 मीटर दूर रहेगा, यानी कि वो कहां पर जाके खड़ा होगा? उनके बीच वाले पॉइंट पर। तो कहने का मतलब ये होता है कि मध्य बिंदु में दोनों के बीच की डिस्टेंस का बिल्कुल मिड पॉइंट निकालना है आपको, बिल्कुल मिड पॉइंट, बीचों बीच का पॉइंट, उसको बोलते हैं मध्य बिंदु। जैसे मैं बात करूं कि एक पॉइंट है ए 3,4, एक पॉइंट है बी 3,8, ठीक है सर। इनका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों पॉइंट्स का अगर मुझे मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो सिंपल क्या करना होगा आपको, देखिए अगर आप फॉर्मूला चाहते हो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले तरीके से भी समझा दूंगा, ये होता है फॉर्मूला। बट अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, ज्यादा फॉर्मूला ना गाएं, सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूं मतलब वही है, लेकिन फॉर्मूला ये होता है, मतलब वही है कि आप x x की दोनों टर्म्स को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर दीजिए। 3 और 3 6, 6 का आधा होता है 3। y y के दोनों को जोड़ दीजिए और उनको आधा कर दीजिए। 8 और 4 12, 12 का आधा होता है 6। तो पॉइंट लेकर के आगे 3,6। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु क्या होगा? 3,6। तो इन दोनों बिंदुओं का जो बीच का पॉइंट होगा वो होगा 3,6। सिंपल, x x वालों को जोड़कर आधा कर देना है, y y वालों को जोड़कर आधा कर देना है, आपका मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर बताना जरूरी था, क्योंकि मिड पॉइंट आपको नहीं पता अभी तक, मेरे अनुसार तो आपको नहीं पता, क्योंकि मैं इसको मैराथन को पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता होना जरूरी था। प्लीज गाइस आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आप वहां पर जाइए, चैनल पर जाइए और वहां पर जाकर के आप वीडियो के चैनल के जाने के बाद आप वीडियो को देखिए, आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा चैप्टर नंबर 7 ओवरऑल कंप्लीट। और मैं इसके वीडियो के अंदर भी आपकी
डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 7 की सभी एक्सरसाइजेस की आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना आए। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि एक ट्राइंगल है, लास्ट फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला नंबर 3। इसको 10 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे जो हर बार पूछा जाता है उसी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। उससे ज्यादा बनने को तो इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिए हैं। आपकी बुक के अंदर थोड़े से बड़े बड़े लार्ज एरियाज में आपके बुक के अंदर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों को ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, मेरी वीडियो को देख रहा है, पहली बात तो उसको धन्यवाद, क्योंकि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसको अच्छे से समझा सकूं। बट गाइस, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो प्लीज अब यहाँ से वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक सेक्शन एरिया वाला जो फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो रिड्यूस कर दिया गया है उसका फालतू का ज्ञानी बाबा हमको बिल्कुल भी नहीं बनना है कि सर हमको सब कुछ आना चाहिए। हमें सिर्फ उस चीज से मतलब है जो हमारे पेपर में आने वाली है। मतलब तो सब चीज से है, लेकिन आगे चल के देख लेंगे, अगर मतलब आएगा तब पढ़ लेंगे। अब फिलहाल तो पेपर देना है, तो पेपर देना है, तो ये नहीं है तो नहीं है तो नहीं पढ़ना है। उनके लिए गाइस धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के बाद वो लोग चली जाए। और जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक रुके रहे, क्योंकि एक टॉपिक और रह गया, उसको डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हम भी आपसे विदा ले लेंगे, यानी इस वीडियो को खत्म कर देंगे यहाँ पर। चलिए, फॉर्मूला नंबर है 3, फॉर्मूला नंबर रोल नंबर 21। एक आपका कार्टून आता था, ध्यान दो तो आपने बचपन में देखा होगा, रोल नंबर 21। आपका फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने पढ़ा था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। बिल्कुल होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी होता है। सर 9 में एक भी और पढ़ लिया था हमने, क्या पढ़ लिया था जरा बताएंगे? हीरोज का फॉर्मूला था, वो भी पढ़ लिया था। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सब बकवास था, क्योंकि यहाँ पर तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो सर एक और बीमारी बना दी है इन लोगों ने। ये नहीं था कि 9 में पढ़ा उसको 10 में अप्लाई कर लो, ऐसा तो कुछ किया नहीं। कोऑर्डिनेट में पढ़ा रहे हैं। सब ठीक है सर, ये सर कोऑर्डिनेट में भी बता दीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। तो एक ट्रायंगल है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका आप एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करोगे? इसको बड़ी दिक्कत हो गई। कुछ भी नहीं, एक झटके में याद होगा। देखिए अभी याद होगा। कैसे करना है? आगे लिखना है x1, समझना है लिखना क्या है। x1 है, तो जब आप 1 लिखोगे तो इसके अंदर 1 नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा? 2 और 3 आएगा, 2 minus 3। फिर लिखोगे आप x2, जब 2 लिखा है बाहर की तरफ तो भीतर फिर 2 नहीं आना चाहिए अंदर की तरफ, y3 minus y1। अब लिखा है आपने बाहर की तरफ y3, तब आपका y3 नहीं आना चाहिए वो अंदर की तरफ, तो y1 और y2। इस तरीके से आप अगर समझ लोगे तो आप लिखना आसान होगा, इसको समझना आसान होगा। तो ये है आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्लीज नोट कीजिए, फिर इससे क्वेश्चन करते हैं। इससे क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं, मैंने जो पेपर एनालाइज किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं, तो इससे आने के चांसेस है आपके 10% या 20% इस कॉन्सेप्ट से। और डायरेक्टली ऐसा पूछे कि एरिया निकाल दीजिए, नहीं तो इससे ज्यादातर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कॉलोनियर का, यानी सररेखीय वाला, कि सररेखीय दिखाइए। तो इसका सररेखीय वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ये फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, बस इतना काफी है आपके लिए। लगाना आ गया तो हो सकता है इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी आप क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको फॉर्मूले को लगाते कैसे। आप लोग भी थोड़ी देर के लिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका। एटलीस्ट आप 15 मिनट का वेट और कर सकते हो, 15-20 मिनट। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, आपने भी लिख लिया है। ठीक है, चलिए तो एक ट्रायंगल है सर,
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, 2,3, 5,4। ठीक है सर, ये कोऑर्डिनेट्स है इसके ए और बी और सी है। सर इसके एरिया बता दीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। मतलब सर एरिया बता दीजिए। सर एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है ABC, आप इसका एरिया बता दीजिए कि इसका एरिया कितना होगा। सर सिंपल है, बता देंगे। इसमें क्या है, अब तो होशियार हो चुके हैं, फॉर्मूला भी पता चल चुका है। y2 माइनस y3 x2, y3 माइनस के y1 x3, y1 माइनस के y2। सिंपल है सर। सर x1 की जगह पर सर x1 की वैल्यू को रखेंगे 3, y2 की जगह पर y2 की वैल्यू को रखेंगे 3, माइनस y3 की जगह पर y3, x2 की जगह पर x2, y3 की जगह पर y3, y1 की जगह पर y1 की जगह पर कितना है 4, x3 की जगह पर कितना है 5, y1 की जगह पर कितना है 4, y2 की जगह पर कितना है 3, 3 माइनस के 4 कितना होगा माइनस के 1, 4 में से 4 गया तो 0, 5 कितना बचा 1, 1/2 माइनस 3, ये 0 प्लस के 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। इसका कितना आया 1 मीटर स्क्वायर, समझ सकते हो। इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो दिए होते हैं इसका क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जितने भी आपको यूनिट दिया हो उस तरीके की यूनिट आप लिखोगे। सेमी में दिया तो सेमी के अकॉर्डिंग लिख दोगे या फिर यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो एरिया कितना निकल कर आया 1। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, x1 y1 x2 y2 दिए हुए थे, फार्मूला के अंदर पुट किया, कैलकुलेट किया, देन आंसर आ। ये तो है सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। एक बी सी दिए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल कर रख देंगे। अब चलते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, पेपर में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट। पिछले साल भी पूछा गया, उससे भी पिछले साल पूछा गया, उससे भी पिछले साल पूछा गया और अगले साल भी पूछा जाएगा। 99% श्योर हूं मैं कि ये क्वेश्चन जरूर इस टाइप का जरूर आएगा। हो सकता है 1-8% में नहीं भी आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से श्योर हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा। वो है कॉलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको समझते हैं। चलिएगा गाइस, अब इसको चलिए, ये है आपका कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट एंड देन लास्ट कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा जिसको हमको पढ़ा जाए। ठीक है, देखिए क्या है ये कॉलिनियर, मतलब होता है सररेखीय। सररेखीय का मतलब होता है एक रेखा में होना। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझा चुका हूँ, ABC, एक रेखा में होना। सररेखीय का मतलब होता है एक रेखा में होना। अभी क्वेश्चन ये है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A B C सररेखीय है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A B C सररेखीय है। अब सररेखीय है तो सर k का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हमको क्या पता सररेखीय हो तो होगा, लेकिन हमको एक चीज पता है कि अगर पॉइंट सररेखीय होते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है 0। इसका मतलब जब पॉइंट जब सीधी रेखा में होते हैं तो ये क्षेत्रफल नहीं बना पाते, यानी एरिया इनका कुछ भी नहीं होता। तो मैं कर सकता हूं कि a की वैल्यू इसमें है 0। ये आपको रिमेंबर रखनी है, जब कभी भी सररेखीय की बात करता है तो एरिया बराबर आप 0 लिखोगे। ये हो जाता है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब सर एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फॉर्मूलों की महिमा है और रिवीजन की महिमा है। जो जितना रिवीजन करता है वही मैथ पर अपनी कमांड बना पाता है। मैथ सिर्फ उन बंदों का गुलाम होता है जो उतनी मेहनत करते हैं जितनी मैथ को जरूरत भी नहीं होती, समझ रहे हो? यानी उतनी मेहनत करते हैं जितनी मैथ को जरूरत नहीं है, उतनी रिवीजन करते हैं जितना की जरूरत नहीं है, उससे भी ज्यादा कर जाते हैं। इसका मतलब वो
मैथ को अपनी मुट्ठी में बांध लेते हैं, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं रिवीजन करते ही नहीं है, और जो रिवीजन नहीं करते उनका रिजल्ट तो उनको खुद दिख जाता है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने पढ़ा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी, पढ़ना तो पड़ेगा। ए की वैल्यू 0, x1 की जगह पर 2, y2 की जगह पर k माइनस के, y3 की जगह पर -3 करोगे तो ये +3 हो जाएगा, x2 की जगह पर 4, y3 की जगह पर -3, y1 की जगह पर 3, x3 की जगह पर 6, y1 की जगह पर 3, y2 की जगह पर k। ठीक है सर, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ चला जाएगा 0 में, इधर बचा आपका, इस 0 को मैं इधर लिख लेता हूँ इसकी जगह। ठीक है, इधर मैंने 0 लिख लिया क्योंकि बाकी का सब कुछ 0 में चला गया, तो मैंने इसको इधर लिख लिया, इधर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है लिखना इसको। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के प्लस के 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 6, 6 जगह 24 प्लस 6 दिया 18 माइनस के 6 के बराबर में 0, 2 के माइनस के 6 की हो जाएगा माइनस के 4 की, 24 18 और 6 कितना होता है 24 ही होता है, 24 से 24 कैंसिल बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई इस जगह पर, के की वैल्यू होगी आपकी 0। अगर के की जगह पर आप 0 रख देते हो तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलोनी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तब जाकर के की वैल्यू निकल कर आएगी। देन आपके टॉपिक का पूरा चैप्टर नंबर 7 का पूरा मैराथन आपका खत्म होता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और प्रॉपर वे में एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह आपने सभी क्वेश्चंस को पुट अप किया होगा अपनी हैंड रिटन नोट्स के अंदर, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फाइनल काम जो आपको करके जाना है वो क्या है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, उस एफर्ट के बदले में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो को लाइक करके जाना है, और रिवीजन उतना करना है कि आप बहुत अच्छे से और एक बहुत अच्छा बिल्डअप बना पाओ मैथ्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले टॉपिक से रिगार्डिंग यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही हाई डिमांडेड टॉपिक है। बच्चों की बहुत सारी कमेंट्स के अकॉर्डिंग सर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराइए, तो उसके लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगला सेशन आने वाला है, तैयार रहेंगे। और इसके लिए आप क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करने चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो और अच्छा रिवीजन भी आपका वहां से हो जाएगा। लेकिन ये सेशन जो था आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन था, आप यहाँ से भी बहुत अच्छा पढ़ पाओगे, बहुत अच्छा क्लियर कर पाओगे। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी आपकी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।